आज की अपडेट में सारी रिफाइनरीज आर ऑपरेटिंग एट हाईएस्ट कैपेसिटी विद एडिक्वेट क्रूड इन्वेंट्री। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन लगभग 40% तक पहुंच चुका है। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट नहीं है और सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा हम अभी तक सभी कंज्यूमर्स से अपील करते आए हैं कि जहां पर वो पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं वहां हो। इस संबंध में राज्य सरकारों से भी रिक्वेस्ट की गई है, उन्हें भी पत्र लिखे गए हैं। 18 तारीख के एक पत्र में एडिशनल 10% एलपीजी एलोकेशन की बात भी की गई है अगर स्टेट सीजीडी नेटवर्क के एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि हमें राजस्थान सरकार से एडिशनल एलोकेशन की एक रिक्वेस्ट भी आई है विच इज अंडर कंसिडरेशन। और पिछले लगभग 3-4 दिनों में टॉप 15 जीएस के अंदर लगभग 13,700 से भी ज़्यादा कनेक्शंस दिए गए हैं और लगभग 7,500 कंज्यूमर्स एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स में लगभग 93% की व्हाट वी से ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफ़ी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल एलपीजी में लगभग 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर इशू किए हैं और पिछले एक हफ्ते में लगभग 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स को दी गई है और सभी स्टेट्स के पास सप्लाईज उपलब्ध है। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स को इस एलोकेशन का लगभग 50% मिला है। कैरोसिन का जो एडिशनल एलोकेशन किया गया है उसमें भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर जारी किए हैं। बाकी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से एलोकेशन ऑर्डर जारी करने की रिक्वेस्ट की गई है। लगभग 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज भी सेटअप हुई हैं। बाकी सभी स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से जहां पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज और कंट्रोल रूम सेटअप नहीं हुए हैं उसको सेटअप करने की रिक्वेस्ट की गई है। एनफोर्समेंट एक्शन इज गोइंग ऑन and yesterday more than 4,500 raids were conducted all over the country। लगभग 4,500 रेड कंडक्ट हुई हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 रेड हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरलम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी रेड कंडक्ट हुई हैं। राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट है कि मॉनिटरिंग सिस्टम को और एनफोर्समेंट सिस्टम को और स्टेप अप किया जाए। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की टीम ने भी लगभग 1800 जगह पर सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्ट की हैं। एलपीजी के संबंध में फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, किंतु सप्लाईज नॉर्मल लेवल पर मेंटेन्ड हैं। अफवाहों पर विश्वास न करें और अपने सिलेंडर की डोर डिलीवरी का इंतजार करें। सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर ध्यान दें, उनको अपनाएं और एलपीजी और अन्य ऊर्जा स्रोतों का सदुपयोग करें। धन्यवाद। अब मैं श्री राजेश कुमार सिन्हा, स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज से अनुरोध करूंगी कि वे मैरीटाइम सिक्योरिटी और शिपिंग ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दें। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। पिछले 24 घंटों में कोई
समुद्री घटना की रिपोर्ट नहीं है। हमारे सारे 22 जहाज और 611 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं जो पर्शियन गल्फ रीजन में हैं, और डीजी शिपिंग उनकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहा है। पिछले 24 घंटों में एक जो हमारी 24/7 हेल्पलाइन है, कम्युनिकेशन सेंटर है और कंट्रोल रूम है, उसमें करीब 125 कॉल और 200 से ज़्यादा ईमेल प्राप्त हुए जिनका जवाब दिया गया। और पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविक को रिपैट्रिएट करके साइन ऑफ के बाद भारत वापस लाया गया अपने मिशन के सहयोग से। किसी पोर्ट में कोई कंजेशन नहीं है, ये मैंने कल भी बताया था। लेटेस्ट रिपोर्ट भी यही है, किसी भी पोर्ट में कंजेशन की स्थिति नहीं है, चाहे वो मेजर पोर्ट हो या अदर देन मेजर पोर्ट हो। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड से भी मेरा आज सुबह संवाद हुआ है और लगभग सभी ने, जितने लोग थे सभी ने, जो बड़े स्टेट हैं जिनकी बड़ी पोर्ट्स हैं, कहीं कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। मैंने कार्गो की आवाजाही और कार्गो संचालन की निगरानी में आपको पहले ही बताया था कि JNPA नवाशेवा पोर्ट, VO चिदम्बरनार पोर्ट तुतीकोरिन, विशाखापट्टनम पोर्ट, मुंद्रा और दीनदयाल पोर्ट कांडला ने जो कदम उठाए हैं उसके विषय में आपको अवगत कराया था। आज मैं आपको न्यू मैंगलोर पोर्ट के विषय में बता रहा हूं। न्यू मैंगलोर पोर्ट ने सर्कुलर इशू करके जो भी कार्गो रिलेटेड चार्ज हैं फॉर क्रूड एंड LPG, उनके वेवर के लिए सर्कुलर जारी किया है, जो कि 14 मार्च से 31 मार्च तक वैलिड है। वेवर ऑफ ग्राउंड एंड रीफर चार्जेस, जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स के चार्जेस होते हैं, हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रैंडेड एक्सपोर्ट कंटेनर्स। और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा करीब 3500 स्क्वायर मीटर का एडिशनल कवर्ड शेड और करीब 76,000 स्क्वायर मीटर का ओपन यार्ड एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी के लिए ईयरमार्क किया है। Ministry of Port Shipping Waterways continues to closely monitor the shipping movements, port operations, safety of Indian seafarers, and continuity of maritime trade in view of the evolving situation in the West Asia. Thank you. थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे एक्सटर्नल अफेयर्स से के पर्सपेक्टिव से जानकारी दें। थैंक यू मैम। I would like to update you with the developments that have happened since we last met here. Prime Minister has spoken to 5 world leaders yesterday. He spoke to leaders of Oman, Malaysia, France, Jordan, and Qatar. In these conversations, Prime Minister put forth India's position on the ongoing conflict in West Asia. He highlighted the need to prioritize dialogue and diplomacy for de-escalation and the subsequent restoration of peace and stability. Prime Minister strongly condemned attacks on energy infrastructure. Prime Minister and the various leaders reiterated their support for safe and free navigation through the Strait of Hormuz. Prime Minister spoke with the Sultan of Oman and conveyed advanced Eid greetings to him and to the people of Oman. Prime Minister reiterated India's condemnation of the violation of Oman's sovereignty and territorial integrity and appreciated Oman's efforts in facilitating the safe return of Indian nationals. Prime Minister, thereafter, he also spoke to the Prime Minister of Malaysia, Mr. Anwar Ibrahim, and conveyed warm greetings on the occasion of the upcoming festival of Hari Raya Eid al-Fitr. Both leaders discussed the ongoing situation in West Asia and expressed their deep concerns at the developments there. Prime Minister also had a conversation with the President of France, His Excellency Emmanuel Macron. Both leaders discussed the situation in West Asia. They agreed to continue close coordination to advance peace and stability in the region and beyond. Prime Minister also had a conversation with His Majesty King Abdullah II of Jordan. He had also earlier spoken to King Abdullah and conveyed
Eid greetings. Both leaders discussed the evolving situation in West Asia. They also strongly condemned attacks on energy infrastructure, noting the risk of avoidable escalation. Both sides reaffirmed the support for unhindered transit of goods and energy, and Prime Minister expressed deep appreciation for Jordan's efforts in facilitating the safe return of Indians stranded in the region. As you know, several Indians who were stranded in Israel during the war, during this conflict, have been exiting to Jordan and from there coming home. Prime Minister spoke with His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Amir of Qatar, and conveyed warm greetings, Eid greetings to him and the people of Qatar. Prime Minister reiterated that India stands in solidarity with Qatar and strongly condemned the attacks on region's energy infrastructure. Prime Minister expressed gratitude for the care and support extended by the Amir of Qatar to the Indian community, and both sides reaffirmed their strong support for safe and free navigation through the Strait of Hormuz. ईरान के रास्ते, जैसे कि पहले बताया था मैंने, कि बहुत सारे भारतीय नागरिक जो ईरान में हैं, अजरबैजान और आर्मीनिया के रास्ते देश लौट रहे हैं। उसमें कल जो अंक मैंने बताया था उसमें वृद्धि हुई है। अब 913 भारतीय नागरिक आर्मीनिया, ईरान से आर्मीनिया और अजरबैजान में एम्बेसी की मदद से वो सीमा पार कर चुके हैं और कई लोग इसमें से वापस आ भी चुके हैं। पहले जैसे कि मैंने बताया था कि 284 तीर्थयात्री वहाँ पर फंसे हुए थे, वो सभी 284 तीर्थयात्री अब भारत वापस आ गए हैं। जहाँ तक MEA कंट्रोल रूम का सवाल है, कल कुल मिला के 10 टेलीफोन कॉल और 6 ईमेल इस कंट्रोल में प्राप्त हुआ। ये सारी ज़्यादातर जो ये टेलीफोन कॉल्स थे वो जो हमारे भारतीय नागरिक जहाज़ों पे, मर्चेंट शिप्स पे जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके बारे में थी। दिस इज ऑल दैट आई हैव टू शेयर विथ यू। थैंक यू। थैंक यू। LPG के अंदर दिक्कत यही है कि हमारा एक बहुत बड़ा इंपोर्ट का क्वांटिटी वाज कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट। कल भी मैंने आपको कहा कि लगभग 47% सिर्फ कतर से ही आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट करती हैं हमें, और सब डाइवर्सिफिकेशन के सभी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। पेट्रोल के प्राइस में जो आप इंक्रीज की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है, एंड दैट इज हार्डली 2, 3 और 4% ऑफ द एंटायर पेट्रोल विच इज सोल्ड एवरी डे। तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। ईरान से लेंगे या नहीं लेंगे, दैट इज फॉर पेट्रोल और डीजल का प्राइस हैज बीन डीरेगुलेटेड। इट हैज बीन डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। आई सेड अब से नहीं, 2010 से पेट्रोल और 2014 पेट्रोल और डीजल के प्राइस डीरेगुलेटेड है, उसको सरकार रेगुलेट नहीं करती है। लेकिन कंज्यूमर्स के लिए पेट्रोल और डीजल का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। यस मैम, यू वर सेइंग सम। जेट फ्यूल ऑल्सो इज डीरेगुलेटेड। We will come back to you on that. If waived is a hypothetical question and it is difficult for me to answer. कतर की कैपेसिटी हिट हुई है, इससे हम भी हिट होंगे, ये मैं कल भी आपको बताई थी, and still the situation is the same.
I don't have information right now. Maybe later, if we have, we will share. Thank you.